जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे सर कि जो अपन प्रोजेक्शन और प्रेडिक्शन लेके चल रहे हैं, उन्हीं ग्राउंड से मार्केट चल रहा है। तो अगर हम देखें लास्ट फ्राइडे को जब आपसे और दर्शकों से मिलना हुआ था, तो उस टाइम करीबन 17,450 17,500 के लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रही थी और तब 16,800 का एक बॉटम था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था और उस टाइम हमने ये बात भी करी थी कि हमारा घर कितना ही अच्छा हो, कितना ही सिक्योर्ड हो, मगर अड़ोस पड़ोस में आग लगे तो प्रॉब्लम होती है। और कहीं ना कहीं सर ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें आजकल देश से बाहर भी जाने लग गई हैं और कल एक ऐसा इंडिकेशन मिला, कल एक ऐसा हिंट मिला है कि कहीं ना कहीं अब ग्लोबल मार्केट्स भी जो रेट हाइक कर रहे हैं, जो इन्फ्लेशन की फाइट को लेके जितने भी वो स्टेप्स उठा रहे हैं, उनको अब थोड़ा सा ऐसा फील होने लग गया है कि ये सही डायरेक्शन में जा नहीं रहा है। ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि अगर कोई भी जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने वो स्टील सॉरी क्रूड पे एक वीडियो था जो हमने अपलोड किया था आपके चैनल पे और उसपे हमने ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर जो लिज ट्रस करके उनका नाम है, उनके बारे में बात करी थी और उनके बारे में बात करते हुए हमने कहा था कि वो अब जिन पैरामीटर्स पे काम करेंगी, कहीं ना कहीं एक टैक्स कट वो लेकर आने की कोशिश करेंगी। और आप ये देखिए कि पिछले फ्राइडे को उनका एक मिनी बजट आया था यूके में और उसमें उन्होंने जो टैक्स कट किए, उस टैक्स कट में करीबन आप देखिए 70 to 75 बिलियन पाउंड्स का कहीं ना कहीं फंड में प्रॉब्लम होता हुआ दिखा। इतना उनकी जो रेवेन्यूज है उसमें से साफ होता हुआ दिखा और उसके कारण से उनका बॉन्ड मार्केट एक अलग इम्पैक्ट लेने लग गया और मंडे से ही उनके जो बॉन्ड प्राइसेस थे वो थोड़े से डिस्टर्बिंग हो गए थे। तो कहीं ना कहीं अब जो जितने भी, चाहे फेडरल रिजर्व हो जाए, चाहे आपका ईसीबी हो जाए, वो ये समझने लग गए हैं कि सिर्फ रेट हाइक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं उनको और स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और उसी के लिए उन्होंने कल एक स्टेप उठाया है कि नेक्स्ट 14 डेज तक अब जो वहां का जो बैंक है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वो अब बॉन्ड बाय करेगा up till if I am correct with my figures $5 billion, 5 billion pounds का वो बॉन्ड बाय करेंगे फॉर कमिंग 14 डेज। वो कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन लेकर आएगा। अब जहां हम बॉन्ड बाइंग की बात करते हैं तो वहां हम एक चीज और समझे सर कि बॉन्ड बाइंग ऐसे प्रॉब्लमैटिक मार्केट सिचुएशन में भी एक हेल्पिंग फैक्टर रहा है। ये हम ऐसे भी देखें कि ईयर 2008 में जब लेमन ब्रदर्स की प्रॉब्लम आई थी तो गवर्नमेंट ने बॉन्ड बाइंग बहुत एग्रेसिवली करी थी और उससे मार्केट में लिक्विडिटी आ गई थी। रेट हाइक आप करते हैं, उससे मार्केट में लिक्विडिटी खत्म होती है, बट फाइनेंशियल मार्केट्स को जिंदा रखने के लिए, ट्रांजैक्शंस को जिंदा रखने के लिए आपको लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी पड़ेगी। तो सेम बॉन्ड बाइंग हमने ईयर 2008 में भी देखी थी और मार्च 2020 कोविड पीरियड में भी हमने देखा था कि इंटरनेशनल बैंक्स बॉन्ड बाइंग पे आए थे। तो ये जो मैं आपको एक पूरा फीडबैक दे रहा हूँ, पूरा एक जो बैकग्राउंड मैंने आपको दिया है, वो इसलिए दे रहा हूँ सर क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात अब बहुत अच्छे डायरेक्शन में हो सकता है जाए और ये एक पर्टिकुलर स्टेप बहुत छोटा है अपने आप में, बट ये स्टेप बैंक ऑफ इंग्लैंड का और इंग्लैंड जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका उठाना कहीं ना कहीं की इंडिकेशन दे रहा है कि अब हम एक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने में लग गए हैं। सिर्फ रेट हाइक करना एक सोल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये स्टेप छोटा है और इसका इम्पैक्ट आज देखा भी था हमने, मार्केट अच्छा ऊपर खुला था और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आ गई। बट कहीं ना कहीं आप अगर देखें इस चीज को तो कल का जो हमारा आरबीआई पॉलिसी है उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा, मगर उसके बाद जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो किस तरह की कमेंट्री देते हैं। और आज भी फेडरल रिजर्व की तरफ से कुछ मीटिंग्स हैं जिनके स्टेटमेंट हमको कल मिल जाएंगे, तो एक क्लैरिटी आती हुई दिखेगी। बहुत हद तक जो हमारे पॉइंट्स हैं 16,800 वो मेंटेन अभी भी मैं कर रहा हूं और अब ये लग रहा है कि आप देखें मैक्सिमम वॉलेटिलिटी जो है वो कल तक मेंटेन होनी चाहिए और उसके बाद मार्केट एक अपना डायरेक्शन जरूर ले लेंगे। तो
अभी कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कल गवर्नर साहब किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से अपना रेट कट और उसके बाद कमेंट्री लेकर आते हैं, तो उसके बाद एक क्लैरिटी आएगी। बट तब तक ऐसा समझ में आ रहा है कि क्लोजिंग बेसिस पे 16,800 के ऊपर मार्केट मेंटेन करता है, तो मार्केट अब अपने बॉटम के बहुत पास है। इसको ब्रीच करेगा तो ही हम दूसरे लेवल्स देखेंगे, वरना वही हमारे पुराने लेवल्स हैं। 16,800 तक मार्केट आए, एक बार आप अपनी पोजीशन मेंटेन रखें। 17,350 अब एक नया लेवल दिख रहा है जो ऊपर की तरफ का एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसको ब्रीच करेगा तो नए लेवल्स ऊपर की तरफ। टिल दैट टाइम 16,800 और 17,350 इसी रेंज में मार्केट रहना चाहिए। बट अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट आउट ऑफ द वुड्स जा रहा है। रचित सर, अगर मैं ये कहूँ कि एक बार को अगर हम बस कल के और आरबीआई के जो फैसला, जो चीजें, जो कमेंट्री आने वाली है, उसको अगर ऐसा मान ले कि कुछ बहुत अनोखा नहीं बोलते, मान लेते हैं एक सेफ साइड, दो ही बातें होती हैं, तो तीन चीजें हो सकती हैं वाली चीज है कि या तो ये हो सकता है, या ये होगा, या ये होगा। तो या तो वो कुछ नहीं करेंगे, या कुछ ऐसा करेंगे जो कि बहुत ही उसी दिशा में है जैसे वो पीछे से जिस तरीके की कमेंट्री और जिस तरीके की बातें करते हैं, या कुछ एक्सट्रीम करें। अगर एक्सट्रीम वाली एक बार को हम सिचुएशन को मान लें कि नहीं होने वाली या जरूरत नहीं है फिलहाल, तो बाकी दो सिचुएशंस में बाजार पे कोई बहुत बड़ा असर तो नहीं पड़ना चाहिए फिर उसके चलते। तो और ये अफेक्टेड इन होगा, इनफैक्ट उसको ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ही इन लाइन विद जो उनका पास्ट रिकॉर्ड है, अगर उसी तरीके की चीजें होती हैं या बहुत ही ना के बराबर कोई चीज आती है, तो फिर कुछ खास बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर बड़ा फर्क नहीं पड़े, या उसी एक इंसिडेंट को हम बस उसको अभी भी एक हाइपोथेटिकली मान के चल रहे हैं कि वो बड़ा कोई भी असर नहीं डालने वाला, या ऐसा कोई बड़ा फैसला या ऐसा कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है, तो क्या हम ये मान सकते हैं या हम ग्रीन शूट्स देख सकते हैं कि यहाँ पे बाजार ने बेस बनाना शुरू कर दिया? एग्जैक्टली आप उसी चीज को अगर हम समझे, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर गवर्नर साहब की तरफ से कोई बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आता है, तो हम जरूर समझ सकते हैं कि मार्केट ने फॉर द टाइम बीन अपना बॉटम बना लिया है। उसके पीछे आप एक चीज और देखने की चेष्टा करिएगा कि पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो चाहे आपके मार्केट हो, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हमने जो नेगेटिव खबरें हैं वो फैक्टरिंग कर ली है। उसके साथ साथ आपने एक और चीज सुनी होगी कि यूजुअली कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं, जब ऐसे अनसर्टेन टाइम्स को वो अप्रोच कर रहे होते हैं, तो एक बहुत पुरानी कहावत है जिसको बोलते हैं कीप योर पाउडर्स ड्राई। इसका मतलब ये है कि आप पूरा का पूरा अपना पैसा इन्फ्यूज ना करें और सही सिचुएशन में आने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर कल गवर्नर साहब की तरफ से कमेंट्री नॉर्मल रहती है और मार्केट क्योंकि इतने दिनों से गिरा हुआ है, तो सारी नेगेटिव न्यूज फैक्टरिंग कर चुका है। इंटरनेशनल मार्केट से भी, जैसे फेडरल रिजर्व की मैं आपको बात बता रहा था कि आज वहां पे मीटिंग है, वहां से भी कोई कमेंट्री आ सकती है, वो भी अगर पॉजिटिव रहती है, तो कहीं ना कहीं यहां से मार्केट अब एक ऊपर के डायरेक्शन में वापस जाने की कोशिश कर सकता है। इसके पीछे मैं आपको एक और चीज बताऊं सर, आपने नोटिस किया होगा, हम पिछले अब तो आई थिंक करीबन 3 हफ्ते करीब होने आ रहे हैं, 3 या 4 हफ्ते, जब हम डॉलर इंडेक्स की भी बात कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स भी बहुत अलार्मिंग तरीके से बढ़ रहा था। और तब इफ आई एम करेक्ट, जब हमने पहली बार बात करी थी तो 108 109 की प्राइस ब्रैकेट में था, और फिर ये 115 तक भी चला गया था। कल यूके के अनाउंसमेंट के बाद वो डॉलर इंडेक्स भी करेक्ट किया है। मैं समझता हूँ आज फेडरल रिजर्व के अनाउंसमेंट के बाद और कल हमारे गवर्नर साहब के अनाउंसमेंट के बाद अगर डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ा सा और कूल ऑफ करता है, यही मेंटेन करता है, तो हमारे एफआईएस की तरफ से भी अब एक इन्वेस्टमेंट नॉर्मली चालू होने की गुंजाइश है। तो वहां से भी कुछ इन्फ्यूजन और कुछ ताकत आना शुरू हो सकती है। और अगर कुछ बहुत अनटोवर्ड नहीं होता है, चाहे वो ग्लोबली हो और चाहे वो भारतीय उसमें बाजारों में यानी आरबीआई के अनाउंसमेंट के चलते हो, तो फिर हम काफी हद तक ये मान सकते हैं कि शायद ये एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। रचित सर, कोई और ऐसा ट्रिगर है जिसपे हमें नजर रखनी चाहिए, चाहे वो ग्लोबल हो और चाहे वो डोमेस्टिक हो? डोमेस्टिक में एक तो ठीक है कि आरबीआई एक चीज है, इंटरनेशनली में कहीं कोई और चीज, या क्रूड के चलते, रशिया यूक्रेन के चलते कोई ऐसा फैक्टर है जिसपे
साथ ही साथ हमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं कुछ चीजें खराब कर सकता है या बेहतर कर सकता है, दोनों तरफ। सर इंटरनेशनल मार्केट तो जैसे कि अपने पिछले फ्राइडे को बात करी थी, वो सब डिस्टर्ब है, उस पर कोई डिनाइल नहीं, मगर एक मार्केट की आप टेक्निकल एनालिसिस का मैं एक व्यू पॉइंट है जो आपसे शेयर करता हूँ कि मार्केट करंट प्राइस जो दिखा रहा होता है वो कहीं ना कहीं आपकी घटित हो चुकी पिछली सारी न्यूज को फैक्टर इन करके दिखा रहा होता है। तो जो रशिया की न्यूज है, जो फेडरल रिजर्व की न्यूज है, और जो हमारी पिछले हफ्ते हमने सारा डिस्कस किया था कि नेगेटिविटी है, मार्केट ऑलरेडी उसको फैक्टर इन कर चुका है। अब जब तक कोई नया फ्रेश ट्रिगर नहीं आता तब तक मार्केट उन पर्टिकुलर न्यूज को नहीं फैक्टर इन करेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सिंपल शब्दों में बोला जाए कि कोई आए थे और मुझे मार के चले गए, और वो चले गए, उसके बाद अगर मैं खड़ा हो रहा हूं तो उस पिटाई की जितनी मैं मार झेल ली थी वो झेल चुका हूं। अब जब तक कोई और नहीं आके और मुझे मारते हैं तब तक इफ आई एम स्टैंडिंग अप, आई एम रेडी टू वॉक, तो मैं वो रिकवरी दिखा चुका हूँ, वो रिकवरी अब मेरे अंदर फैक्टर इन हो चुकी है और अब मैं चलने को तैयार हो गया हूँ। तो ऐसे करके समझे तो जो एग्जिस्टिंग न्यूज है वो अब प्रॉब्लम नहीं कर सकती, बट हाँ अगर कोई नई ही न्यूज डेवलप हो गई और हमारे पुटिन जी को कुछ और ही समझ में आ गया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज तो आई थिंक एवरीथिंग इज फैक्टर्ड इन। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फैक्टर्ड इन कह रहे हैं रचित सर। तो अब जितनी पिटाई होनी थी करीब करीब हो चुकी है। अब अगर और पिटाई नहीं होती है तो यहाँ से बेहतर ही हो सकती है तबीयत, इससे ज्यादा खराब होने की शायद गुंजाइश कम है, क्योंकि इस पिटाई में हम अभी अस्पताल नहीं पहुंचे हैं, आईसीयू में नहीं है। हमारा हमारा कम से कम जो कैंडिडेट है ना, हमारा प्लेयर, वो अभी तक मजबूत खड़ा है। वही जिसको बहुत सारी चीजें हम कहते हैं कि आउट परफॉर्म कर रहा था सारी दुनिया, तो उतना ठीक है कि वो उतना आइसोलेशन भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही हेल्दी एंड वेल्दी रहे, लेकिन इतना भी नहीं पिटा है कि आईसीयू पहुंचा हो। खड़ा है, अपने पैरों पे है, और अगर थोड़ा सा समय मिलेगा, थोड़ी सी दवा मिलेगी, थोड़ी वैक्सीन के साथ में, तो हम वापस से तेज दौड़ लगाने की स्थिति में भी आ सकते हैं। बॉटम लाइन रचित सर, मैं अभी वेट करूं सारी चीजों को इस हफ्ते को पार हो जाने दूं और अगले हफ्ते चीजों को फिर से देखना शुरू करूं बाजार में। सर एग्रेसिव ट्रेडर है तो एक बाइंग पोजीशन यहाँ क्रिएट की जा सकती है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कि 16,800 के नीचे क्लोजिंग करी आप अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं करेंगे, मतलब क्लोजिंग करेंगे इन द सेंस आप ऐसे समझे कि आपका अगर 3-3:15 बजे वाला जो पोजीशन है उसमें 16,800 के नीचे आपको हैमरिंग दिख रही है, इट्स बेस्ट टू एग्जिट। और अगर वो क्लोजिंग नहीं करती है तो 17,350 तक के लेवल्स के लिए निफ्टी में आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है और बहुत पीसफुल ट्रेडर है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा एक बार गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नर की जो पॉलिसी है वो आके चली जाए, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, आप अक्टूबर के महीने में पहुंच जाएं, गांधी जयंती आराम से मना लें, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट वापस चालू करें। टिल दैट टाइम इट्स बेस्ट टू स्टे अलूफ एंड स्टे पुट। ठीक है, तो गांधी जयंती ड्राई डे के बाद से ही बाकी सारी चीजें शुरुआत करेंगे रचित सर। लेकिन उससे पहले, इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं और हम इस चर्चा को विराम दें और आगे बढ़े, सर बैंक निफ्टी पे भी समझना चाह रहा था कि क्या कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है कल का जो ट्रिगर है वो बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर के लिए, और वहां से किस तरीके के संकेत या किस तरीके का सपोर्ट कह लें या परेशानी कह लें बाजार के लिए आ सकती है ओवरऑल। सर देखिए, जहां हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि अपने हाई से ये अच्छी तरीके से करेक्ट कर चुका है, मतलब इस बार चलाने में भी बैंक निफ्टी का ही हाथ था और पिटाई में बैंक निफ्टी का अच्छा हाथ रहा है। और अगर हम समझे तो बैंक निफ्टी अब यहां से और नीचे जाती हुई मैं नहीं समझता हूं, मुझे दिखती है एक कहीं ना कहीं 37,450 के आसपास का एक लेवल ऐसा है जहां पे ये अपना सपोर्ट अब आता हुआ दिखा रही है कि इस लेवल पे अगर बैंक निफ्टी आ जाती है 450 के आसपास तो वहां एक बॉटम बनता है। और मैं कहूंगा कि आप इसको ऐसे समझे कि एक ये पॉजिटिव पॉइंट ही होगा कि हम जो अपनी आरबीआई की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको अप्रोच करने में बिल्कुल लो के पास हैं और अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास हैं।
तो अगर कोई बहुत नेगेटिव बात नहीं आती है तो बैंक निफ्टी यहाँ से एक बाउंस दिखा सकती है, और हो सकता है कि अब बैंक निफ्टी भी आपको निफ्टी के वापस ऊपर लेके जाने में एक सहायक बन जाए। तो मैं समझता ठीक है, हूँ 37,450 के ऊपर मेंटेन करें तो यहाँ से अब वापस ऊपर के लेवल्स पे जा सकते हैं। जी ठीक है, तो वो एक चीज। और लेकिन सर एक बड़ा अलग सी चीज जो हो रही है आज, और काफी समय बाद कह लीजिए हो रही है, वो है फार्मा सेक्टर। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपसे कोई चर्चा पहले से नहीं करी, और हमारी कोई आपसे कोई प्लान नहीं था कि हम क्या बातें करने जा रहे हैं, जैसे अक्सर हम करते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आपके पास कुछ ना कुछ तो इंसाइट्स होंगे कि ये क्या हो रहा है सर फार्मा सेक्टर में आज, ये सिर्फ सारी फार्मा, लीडरशिप। बिल्कुल। अब आप देखिए एक और चीज सर, फार्मा सेक्टर की अगर हम बात करें तो आप एक चीज देखिएगा कि फार्मा सेक्टर बहुत रिजिलियंट रहा है इस फॉल में। और आपके और हमारे दर्शकों के एक फार्मा सेक्टर का मैं इसलिए भी बोल सकता हूँ क्योंकि हमने पिछले हफ्ते भी बात करी थी सिप्ला की, और तब सिप्ला ने 11,सौ के लेवल्स के ऊपर अपना नया 52 हफ्ते का हाई बनाया था। उसके बाद 1117 का बनाया है। मार्केट कहीं भी जा रहा हो, फार्मा सेक्टर एक रिवाइवल लेकर आ रहा है। उसके साथ साथ ही आप देखें एक हमारा कुछ 6 फ्राइडे पहले या 7 फ्राइडे पहले एक रिकमेंडेड स्टॉक था डेविस लेबोरेटरीज, और आप देखेंगे उसके बाद अब ये चलना चालू हो गया है। इस वीक मार्केट के फॉल के साथ इसने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। कहीं ना कहीं आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि देखिए जब मार्केट गिरता है, आपके सारे इंडाइसेस गिरते हैं, तो एक डिफेंसिव प्ले होता है, जो डिफेंसिव प्ले मार्केट के इंडेक्स को कहीं ना कहीं से सपोर्ट करता है। फार्मा इंडेक्स ने इस बार बहुत टाइम बाद एक ये अपना पुराना रोल वापस से प्ले किया है। आपका चाहे डॉक्टर रेड्डी हो, सिप्ला हो, डेविस लेबोरेटरीज हो, इन सब ने पूरी अपनी जान लगा दी है निफ्टी को सही तरीके से सपोर्ट करने के लिए। तो फार्मा आप देखें इस पूरे वीक लॉन्ग अच्छा रहा है, और कहीं ना कहीं अब एक ऐसा लग रहा है क्योंकि पिछले अगर हम 1-1.5 साल देखें तो फार्मा ने जिस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया था, अब फार्मा अपना नॉर्मल पार्टिसिपेशन पे आ रहा है। और मैं एक जस्ट एक व्यू पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, और अगर दर्शक बोलेंगे तो कल इसका एक मैं ब्रीफ स्टडी भी आपको दे दूंगा कि आपने एक चीज नोटिस करी हो कि जब हमने कोविड के बीच में थे तो हमारी नॉर्मल जो अलग मेडिकेशंस है उनके बहुत कंजम्पशन में इफेक्ट आया था। और अब क्योंकि हम कोविड से बहुत हद तक बाहर आते जा रहे हैं तो जो मेडिकेशंस है, जो हमारी और बीमारियों के मेडिकेशंस हैं, और कुछ हमारे लाइफस्टाइल मेडिकेशंस है, कुछ हमारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो यूजुअली ये कंपनी सप्लाई करती हैं, तो उनकी अब सेल फिगर्स में वापस इम्प्रोवाइज होता हुआ दिख रहा है। आप बेसिक मेडिकेशन से अब ऊपर उठ रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर एक स्टडी है जो हम करके दर्शकों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। बट टिल द टाइम एज मच एज आई कैन अंडरस्टैंड एक डिफेंसिव प्ले है। डिफेंसिव प्ले के अलावा आप देखेंगे कोविड के बाहर आने के बाद हमारा जो नॉर्मल मेडिकेशन है वो भी अब वापस अपने नॉर्मल ट्रैक पे जा रहा है। उसके चलते फार्मा इंडेक्स में एक नई जान आ रही है। और दो बाशिंदे हैं हमारे पास फार्मा इंडेक्स जो दर्शकों के पास और आपके पास है, वो तो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। फार्मा इंडेक्स ओवरऑल भी अब अच्छा लग रहा है। फार्मा इंडेक्स अब ओवरऑल अच्छा लग रहा है, पूरा सेक्टर बढ़िया काम कर रहा है। और कुछ एक स्टॉक जो उसमें से उस सेक्टर से निकाल करके रचित सर ने सजेस्ट किए थे वो बढ़िया मुनाफा दे रहे हैं और ऑल टाइम हाई की तरफ ही चल रहे हैं।